आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ एमजे अकबर सर हैं और हमने तो इनके लेखों को पढ़कर ही मैं पत्रकार बना हूं, ये आज मैं इनके सामने स्वीकार करता हूं। आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि अकबर साहब बहुत कम उम्र में संपादक बन गए थे। और एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि संडे के साथ साथ रविवार के भी पहले संपादक अकबर साहब ही थे। बहुत लोगों को भ्रम है कि एसपी सिंह साहब थे, लेकिन पहले संपादक अकबर साहब थे। अकबर साहब ही सुरेंद्र प्रताप जी को लेकर आए थे। तो उसके बाद की पत्रकारिता और संडे और रविवार तो इतिहास में दर्ज है। एक और व्यक्ति जगदीश यादव जी बैठे हैं हमारे सामने, आपके पुराने। तो मैं ये सोच रहा था कि इनसे बातचीत की शुरुआत क्या, जब सत्र की संरचना हो रही थी, अकबर साहब ने स्वीकृति दे दी, तो मुझे लगा कि इनसे पूछा क्या जाए। बहुत रिसर्च करने के बाद हमने तय किया, बिहार जैसा मैंने देखा, मुझे लगता है कि इस दौर में अकबर साहब इकलौते ऐसे ऑब्जर्वर हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, जिन्होंने बिहार को 70 की दशक से अब तक बदलते हुए देखा है। न सिर्फ नेताओं को, बल्कि यहाँ की राजनीति को और यहाँ के रंग रूप को भी बदलते हुए और बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। अकबर साहब, पहला सवाल मुझे यही आपसे जानना है कि बिहार को आपने जैसा देखा, बहुत बदलाव हुए बिहार में, नेता भी बदल गए और स्थितियां भी बदल गई, क्या वही यथा स्थितिवाद बिहार में स्टेटस को मेंटेन है या कुछ बदला भी है? बहुत बदला है और बिहार को धार से भी देखा है, आधार भी देख रहे हैं। और थोड़ा आवाज आ रही है आपको अकबर साहब की? हाँ, अब हाँ, थोड़ा सा पास जी, अच्छा, सॉरी जी, आपकी बात सही है। बिहार को हमने बहुत दौर से गुजरते हुए देखा है, सुना है, जाना है। धार से आधार और शायद आधार से अब सुधार। लेकिन कुछ कहने के पहले आज मेरा मन थोड़ा सा उदास भी है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं पटना आ रहा हूँ। शायद कोविड के पहले आया था, उसके बाद पता नहीं दौर कैसा गुजरा। लेकिन आज मुझे कृष्ण मुरारी कृष्ण की बड़ी याद है जी। वो यहाँ के फोटोग्राफर थे, वो एक स्तंभ बन गए थे। लेकिन आपको शायद जानकारी नहीं होगी, आपने रविवार और संडे का जिक्र किया। वो जिंदगी वो बाइसिकल मैकेनिक से शुरू की और अपने आप को फिर कैमरा लेके ऐसा बढ़िया एक पत्रकार बनाए। तो जब भी मैं सोचता हूँ, और कितनी जल्दी गुजर गए, जब भी सोचता हूँ तो सच पूछिए कुछ दिल में बुलंदी भी आ जाती है कि आदमी अपने आप को अगर हिम्मत हो तो कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। और कुछ नाराज़गी होती है ऊपर वाले से कि अच्छे लोगों को इतनी जल्दी क्यों बुला लेता है। खैर, आपका प्रश्न था पत्रकारिता के हिसाब से पहला तो मैं सर आपसे वो पॉलिटिकल ये लैंडस्केप जो भी बिहार का रहा, तो उसी के बारे में मैं कह रहा था कि हम जो थे कॉलेज में, हम कलकत्ता में गए थे और हमारा परिवार जो है बिहार से, दादा हाजीपुर से। तो आप हाजीपुर के एंसेस्टर साहब से रहने वाले हैं? जी हाँ, जी हाँ, हमारे दादा हाजीपुर से निकले क्या थे, गरीबी ने उनको निकाला था। और वो फिर चले गए, एक जूट मिल था कलकत्ता के पास, नया बना था विक्टोरिया जूट मिल। तो ब्लड ब्रदर्स में जो कहानी, जी, पूरी कहानी लिखी है आपने, वहाँ है उनकी कहानी। उनका नाम था प्रयाग और मेरे बेटे का भी नाम, बेटे का नाम भी है प्रयाग है। और उस ज़माने से एक बात तो बहुत ही रहता है। वहाँ से फिर हम
कलकत्ता से फिर जस्टिस वीकली में पहली नौकरी मिली, टाइम्स ऑफ इंडिया में। और उस वक्त रुझान कुछ, लेकिन उस वक्त अगर 71 में मैं बिहार आता ना, 1971 में, जब 1970 में हमने लिखना पढ़ना शुरू इसलिए किया क्योंकि बेसिकली देखिए ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसलिए कि पॉकेट मनी भी तो कुछ चाहिए था। बिल्कुल। तो नौकरी भी जल्दी चाहिए थी। अगर 71 और 70 में मैं आता यहाँ पे तो बिहार कुछ और था, क्योंकि 1950s में जब एनालिसिस हुआ तो बिहार को डिक्लेयर किया बेस्ट गवर्न स्टेट। कौन? मुख्यमंत्री जो थे, हमारे पहले जो मुख्यमंत्री थे, श्री कृष्ण सिंह। उनके कारण। और वो 13 साल मुख्यमंत्री रहे। 65-67 में जो एक भूकंप आया देश के राजनीति में, कांग्रेस चूर हो गई। अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक कांग्रेस टूट गई। बुनियाद तो भविष्य का 1967 में जरूर बनाया गया, आज जो देख रहे हैं उसका बुनियाद 67 की। लेकिन इस नई पीढ़ी को बचपने में बहुत कुछ देश को मतलब सहना पड़ा, और बिहार को ज़्यादा। एक ऐसा दौर आया बिहार में जब कोई मुख्यमंत्री 1 साल भी नहीं रहता था, 4 दिन के मुख्यमंत्री भी। तो इस अनसर्टेनिटी में और इस इंस्टेबिलिटी में बिहार जो एक देश का, आप एक चीज़ मान लीजिए कि बिहार आखिर जो भी दिल्ली में हुकूमत करता था, जो भी मुगल हुकूमत करता था, तो जब तक बिहार हाथ में नहीं आता था तब तक अपने हुकूमत को वो स्टेबल नहीं समझता था, क्योंकि दौलत जो थी पूर्व में। जब बगावत होती थी तो सबसे पहले जहांगीर शाहजहां यहाँ रोहतस में आते थे, क्योंकि पैसा यहाँ था, पैसा यहाँ था। गरीब मुल्क को कोई फतह नहीं करना चाहता है। जहाँ पर वेल्थ होता है वहीं लोग आते हैं, वहीं हुकूमत करने आते हैं। अंग्रेज कलकत्ता और बिहार क्यों आए थे, पटना क्यों आए थे? अंग्रेज रिश्ता बनाने नहीं आए थे, एक्सप्लॉयटेशन के लिए आए थे, क्योंकि हमारा वतन जो था ये अमीर वतन था और इसको गरीब हमने बनाया। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तान हमारा, तो बिहार की कहानी 70 शतक 80 और अब की जो कहानी जो नए बिहार को सहना पड़ा, उसमें मेरा वो मुकेश का गाना भी याद आ रहा था रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। बिल्कुल। तो ये भी कहानी। लेकिन अब जो है फिर से मैं तो मानता हूँ कि किसी भी युग को अगर अब आधुनिक युग आप मानना चाहें या कहना चाहें तो उसके 4 स्तंभ हैं। कोई भी देश, कोई भी इलाका अपने आप को आधुनिक नहीं कह सकता जब तक ये 4 चीज़ें उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके नेशन स्टेट में ना बनी हो। पहली बात तो ये आज़ादी। आज़ादी अंग्रेज से आज़ादी नहीं, अंग्रेज आज़ादी अपने हिंदुस्तानियों से आज़ादी। यहाँ पर हमारे ये फ्री स्पीच और ज़बान की आज़ादी के बारे में आपने सुनाई सुबह। तो मेरा तो मानना है कि हमारे यहाँ आज़ादी ज़बान की पहले आई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया। एक कहानी आपको बताता हूँ जिस कहानी से आप समझ जाएंगे कि सत्ता में कोई भी हो, कितना भी क्रूर सत्ता में हो, लेकिन ज़बान की आज़ादी लेने वाला हिंदुस्तान में कोई नहीं पैदा हुआ। औरंगज़ेब के बारे में सब सुनते हैं, तो औरंगज़ेब ने मौसीकी के ऊपर हमला किया।
बाकी तो आप जानते ही होंगे उनके बारे में, लेकिन मौसीकी के ऊपर हमला किया। तो जब औरंगज़ेब जुमा की नमाज पढ़ने गए मस्जिद में, तो जितने दिल्ली के मौसीकी थे उन्होंने म्यूज़िक का एक कंधे पे, मुझे के कंधे पे उसको दफन कराने उसके सामने ले गए। ये हिम्मत थी यहाँ की जनता की हिम्मत। कभी भी हुकूमत में कोई कुछ भी कर ले, जनता को कभी किसी हुकूमत ने नहीं दबाया, किसी हुकूमत ने नहीं दबाया। और ये हमारी खासियत है, आज़ादी ज़बान की, आज़ादी मज़हब की। और मज़हब की आज़ादी में ये भी शामिल है, अगर किसी भी मज़हब को आप ना यकीन करना चाहें तो ये भी आपकी आज़ादी। तीसरी, समानता। आज इस ज़माने में, इस युग में आप मर्दों और औरतों में भेद नहीं कर सकते। और कोई भी समाज किसी भी दुनिया में करे तो आप समझिए वो 19वीं सदी में रह रहा है, चाहे उस समाज के पास जितना पैसा हो, वो 19वीं सदी में रहता है। और चौथा स्तंभ है कि अब आधुनिक जीवन में आप किसी को गरीब नहीं रख सकते, वो भी ज़माना ख़त्म हो गया। मैं तो मानता हूँ कि हम इन चार में तीन तो हम काफ़ी आगे जा चुके थे, प्राचीन से ही आज़ादी थी तो हम जा चुके थे। अगर जो चौथा स्तंभ है आधुनिकता का, जो गरीबी हटाना है, वो शय हमारे प्रधानमंत्री को जाता है कि जिस दिन उन्होंने 80 करोड़ लोगों को खाना दे दिया ना, उस दिन हमारा देश जो है वाकई आधुनिक युग में आ गया। सर, मैं बिहार के बारे में आपसे जाना, यहाँ कुछ पत्रकारिता के छात्र भी बैठे हैं और हम सब लोग छात्र ही हैं आपके सामने। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अखफोड़वा कांड की रिपोर्टिंग करवाई थी पहले, भागलपुर का जो अखफोड़वा कांड हुआ था, और जैसे जिस प्रकार से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो, अब लोग कहते हैं कि किसी एक अमुक अखबार ने पहले छाप लिया और संडे ने बाद में छापा। ये मैं उस अमुक अखबार के एडिटर से भी बड़ी लंबी बात हुई, और फिर जब अवार्ड मिला तो मैंने ये देख लिया कि संडे को ही मिला। इसका कारण ये था, देखिए खबर जो है उसको कहाँ से, एडिटर का काम क्या है? एडिटर का काम ये तो नहीं कि खबर बनाना, शायद आजकल कुछ एडिटर उसमें भी माहिर हैं, लेकिन हमारे ज़माने में तो हम खबर बनाते नहीं थे। खबर मिलती थी तो हम उसको आगे ले जाते थे, उसको बारीकी से देखते थे और फिर जो जिम्मेदार था उसके बारे में बताते थे। ये खबर एक्चुअली जो आग फोड़ा गया भागलपुर में, यूएनआई में एक पैराग्राफ, 2 लाइन की एक कहानी थी, और उस कहानी को हमने स्टेट्समैन या किसी और अखबार में मतलब पढ़ा हुआ था। लेकिन उस ज़माने में जब संडे छपता था तो क्योंकि हमारी प्रिंटिंग जो थी थोड़ी सी वो 19वीं सदी वाली प्रिंटिंग, 15 दिन बाद अंक आता, 15 दिन बाद लगते थे हमें छापने में, और अगर स्टोरी के लिए कमीशन करा जाए तो 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाते थे उसको स्टोरी के जन्म से लेकर उसको पत्रकार पत्र में आने का। तो हमने उस वक्त भेजा, और तब अब पूरी सच्चाई उचित होगी। नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए कि किस, आज के लोग सीखेंगे ना कि कैसे स्टोरी को अपनी प्रेमिका की तरह छुपा के रखना चाहिए। नहीं, वो जो है अगर अपनी प्रेमिका की तरह छुपा के रखता तो ये नहीं होता, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। वो जो है उस ज़माने में पत्रकार की एक जो पुरानी आदतें होती थी वो आप भी जानते हैं, अभी भी है, शाम वाली आदत है। तो शाम में
गले के अंदर क्या जाता है वो तो अलग है, जबान जरूर खुल जाती है। और उसने छपने के पहले ही डंका पीटना शुरू कर दिया, और फिर उसकी जो सुन हुई बातें किसी और ने छाप उसको दी। एक छाप दी, और वो अभी एक दिन पहले, संडे शायद जुमा को निकलता था, तो वो एक दिन पहले वहाँ छप गई। लेकिन मैंने कहा ये स्टोरी आपकी नहीं है, आपकी स्टोरी सेकंड हैंड है। लेकिन हाँ, उस स्टोरी का इतना असर था कि मुख्यमंत्री घबरा गए, और ये पत्रकारिता का असर होता है। नहीं तो मैं अकबर साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि यूएनआई में 2 लाइन की स्टोरी, 2 लाइन की छोटी सी खबर थी, उसको आपने डेवलप किया। चूंकि पत्रकारिता के छात्र भी हैं यहाँ, इसलिए कैसे स्टोरी को डेवलप करना। अब मैं तो अकबर साहब के बारे में जानता हूँ कि ये हवा में भी खबर सूंघ लेते हैं। इनके जैसा न्यूज़ सेंस अब भी, जबकि ये राजनीति में चले गए, मंत्री हो गए, केंद्रीय मंत्री हो गए, लेकिन इनकी जो न्यूज़ को पहचानने और उसको डेवलप कर देने की क्षमता है, मुझे लगता है ये ईश्वर प्रदत्त है। ये बहुत कम लोगों को अर्जित नहीं की जा सकती, कम से कम। या आप बताएं हमें कि क्या अर्जित की जा सकती है। बहुत धन्यवाद आपका कि आप, एक तो धन्यवाद दूंगा कि आपने यहाँ बुलाया, दूसरी बात उससे भी ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ज़रा प्रसन्न करने का भी आपने तरीका निकाला नहीं, है। मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ, आप हाँ, प्रसन्न होंगे, लेकिन हो सकता है आगे नहीं, नाराज भी नहीं, हो नहीं, जाए। नहीं, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ, ऐसी नहीं बात है। लेकिन ये बहुत ही, ये फॉर्मूला अगर आप कहें तो फॉर्मूला खबर का ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को और अपने जो हम पत्रकारिता कहते हैं ना, पत्रकारिता के जगह अपने आप को रीडर समझ लें तो खबर समझ जाएंगे। एडिटर के कुर्सी से अपने आप को हटा लो और रीडर की कुर्सी पे बैठ जाओ या उस चारपाई पे बैठ जाओ, तो अब आपको खबर नजर आएगी। क्यों? ये जो यूएनआई ने क्यों सिर्फ 2 लाइन की खबर दी थी? क्योंकि यूएनआई को पुलिस, थानेदार और सरकार के सिवा कुछ नहीं नजर आता था। थानेदार ने जिसने ऑर्डर दिया था, अच्छा वो 2 गुंडे थे, ऐसा नहीं कि वो उनके सब वो शरीफ लोग थे, वो 2 गुंडे थे, लेकिन गुंडों का भी अधिकार होता है ना। उन्होंने तो सिर्फ इसको लॉ एंड ऑर्डर इशू बना के रख दिया ना, ठीक है, कर दिया, वोट दिया। लेकिन जब आप इसको रीडर्स की नजर से देखते हैं तो लगता है कि आज वो कल मैं, अगर जबर को हमने इजाजत दे दी, जमहूरियत में अगर और डेमोक्रेसी में अगर ये असूल बन गया, तो कल तो कोई भी पुलिस का तो कोई भी दुश्मन हो सकता है। तो उस नज़र से अगर आप देखें तो खबर, हम सबसे जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है ना, कि हम खबर मंत्री की नज़र से देखते हैं, प्रधान की नज़र से देखते हैं, सरकार की नज़र से देखते हैं, लेकिन जो हमारा अखबार ख़रीदता है उसकी नज़र से देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इसमें। एक, आप चूंकि बहुत लंबे समय तक संपादक रहे, साप्ताहिक भी निकाला, टेलीग्राफ के भी आप संपादक रहे, उनके संस्थापक ही रहे बल्कि। क्या संपादक को डिक्टेटर होना चाहिए अकबर साहब? कि क्या संपादक को ये, क्या डेमोक्रेसी न्यूज़ रूम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या वैसी डेमोक्रेसी होना चाहिए जैसा वीपी सिंह के समय में था कि एक प्रधानमंत्री और बाकी नीचे सब प्रधानमंत्री? ये दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 जी। तो 8-10 तो हम सोने में निकाल देते हैं, बाकी 12 घंटे बचे। 12 घंटे में एडिटर को 2 घंटा डिक्टेटर रहना चाहिए और 10 घंटा डेमोक्रेट। अगर 2 घंटा आप डिक्टेटरशिप नहीं किए ना, तो फिर वही कहानी होगी कि बातें चलती रहेंगी, कुछ छपेगा नहीं। क्योंकि हमारा जो
पत्रकारिता का फलसफा है, वो उस फलसफे में बातें ज़्यादा है, बातचीत करने में हम माहिर हैं, डिस्कशन करने में माहिर हैं, लंबी चलती रहती है बात, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको स्टॉप करना है, कहना है कि इसलिए सबसे बड़ी चीज़ पत्रकारिता की होती है, और उस डिसिप्लिन को अगर आप भूल जाए तो फिर आप कुछ नहीं बनेगा। डेडलाइन, लाइन भी है और डेड भी, उसके आगे कुछ नहीं। और जब डेडलाइन का एहतराम होगा तभी अखबार निकलेगा, और उसको आपको उसकी इज्जत करने के लिए आपको कभी ना कभी डिक्टेटर तो बनना पड़ता है। अकबर साहब, आप वो जब डिक्टेटरशिप नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग है, फर्मनेस है, डिसीजन है। अच्छा, किसी भी चीज को करने के लिए अभी आपने इस वातावरण को संभालने के लिए थोड़ी बहुत डिक्टेटरशिप तो की। अकबर साहब, मैं कहीं पढ़ रहा था, चूंकि जगदीश यादव जी भी यहाँ बैठे हैं, इसलिए मुझे वो प्रसंग याद आ गया कि ग्वालियर के जेल में फूलन देवी बंद थी और आपने अपने संवाददाता को वहाँ भेजा था, और आपका संवाददाता और आपके फोटोग्राफर कैमरा लेके जेल के अंदर चले गए थे, और अचानक से मलखान सिंह और फूलन देवी के गैंग में झगड़ा हो जाता है, और जगदीश यादव जी संडे की कवर के लिए कलर फोटोग्राफ नहीं खींच पाते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटो खींच के फूलन देवी की बहन के बैग में कैमरा डाल के बाहर निकाल दिया जाता है। ये सब प्लानिंग क्या आपके लेवल पर होती थी या कैसे होता था, ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, कि क्योंकि इतनी सूक्ष्म निगाह, कहाँ आप कलकत्ता में बैठे, कहाँ ग्वालियर जेल में फूलन देवी बंद है, और इसमें ये भी आपके साथ काम करने वाले संवाददाताओं ने ये भी बताया है मुझे कि अकबर साहब बातचीत करने बैठे होते थे और उनको अचानक से उठ के वो बाथरूम चले जाते थे, और जब निकलने लगते थे तो किसी संवाददाता के हाथ में एक पर्ची पकड़ा के चले जाते थे, वो असाइनमेंट होता था। देखिए, जब आदमी स्टोरी की तलाश होता है तो कभी कभी आपको अकेले में भी सोचना पड़ता है। हर चीज, हर बात तो सुन ली, हर बात की वजन एक तो नहीं होती, वजन तो तोलने वाला ही तय करेगा। जहां पर फूलन देवी की बात थी उसमें कोई खास शय नहीं था, क्योंकि फूलन देवी एक आप पता नहीं 60s और 70s की हिंदी फिल्म देखते थे कि नहीं जी? तो डाकुओं की फिल्म तो बहुत मुझे जीने दो, बिल्कुल आपको मरने दो ये बहुत चलता था। तो और फिर थोड़ा फिर एक महिला, और वो भी बहुत गरीब, मेरी तो सिंपैथी थी। आप किसी को खाने नहीं दोगे, किसी को इज्जत से रहने नहीं दोगे, एक महिला गरीब समाज को, उसके साथ कास्ट का शोषण हो रहा है, सिर्फ गुर्बत का शोषण नहीं, कास्ट का शोषण हो रहा है। तो मेरी पर्सनल सिंपैथीज तो उसके साथ थी। मैं ग्लैमराइज नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी कहानी भी तो हमें चाहिए ना। अगर आप देश की कहानी लिखोगे तो उसकी कहानी क्यों नहीं देश की कहानी का एक अध्याय बनेगी, क्यों नहीं? तो हम तो इस तलाश में लोगों को भेजते थे, चल ये देश बहुत सतह पर रहता है, वहां से भी तो कहानियां, सच्चाइयां निकालें। और जब आती है ब्लैक एंड व्हाइट हो, क्या फर्क पड़ता है? ब्लैक एंड व्हाइट हो, कलर हो, मैं तो कहता हूं ब्लैक एंड व्हाइट में जितना पावर है शायद उतना कलर में नहीं। और हमारे जगदीश जैसे बहुत ही, ये जो पत्रकार थे उस जमाने के, वो उनमें कोई 5 स्टार 3 स्टार कल्चर नहीं था। वो गांव में, मैं कानपुर देहात में गया था, खुद गया था उसके बाद,
उसके गांव में उसकी छोटी बहन से भी मुलाकात हुई थी। उस गांव पहले पहुंचिए तो बहुत लोग तो 100 किलोमीटर उस गांव के पहले ही उनकी हालत खराब हो जाएगी। मुझे याद है मैंने लिखा था कि एक अंग्रेजी में एक फ्रेज है, द एंड ऑफ द रोड, ये रास्ते का एंड, ठीक है। तो मेरा पहला जो वाकया था वो ये था कि आई हैव रिटन द एंड ऑफ द रोड मेनी टाइम्स बट आई हैव नेवर सीन द एंड ऑफ द रोड। तो फूलन देवी के गांव में जब जा रहे थे वाकई जो पिच की सड़क थी खत्म हो गई, वहां से खत्म हो गई। फिर हमने बैलगाड़ी की सड़क पकड़ के गांव तक गए। बहुत खूबसूरत इलाके में गाँव था। आप जब कानपुर देहात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे अपने दैनिक जागरण के पूर्व संपादक विनोद शुक्ला जी की याद आ गई। हाँ, विनोद शुक्ला थे जी। और राजीव शुक्ला की क्यों नहीं याद आ रही? हाँ, मैं मतलब राजीव शुक्ला जी, दिलीप शुक्ला जी सब याद है सर मुझे, लेकिन जी। तो मैं यही जानना चाह रहा था, पत्रकारिता से थोड़ी सी आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं अकबर साहब जी। और आप सक्रिय पत्रकारिता में रहे, राजनीति भी की। तो ये किताब लिखने का अनुशासन कैसे आपके अंदर आया? और आपने नेहरू जी पर भी लिखी, कश्मीर पर भी लिखी, और आपकी बाईलाइन किताब बहुत मतलब पत्रकारों के लिए तो बहुत ही हैंडबुक की तरह एक। तो कैसे ये संभव और ये संतुलन, बैलेंस कैसे हो पाता था कि पत्रकारिता भी कर रहे हैं और किताबें भी लिख रहे हैं? कोई इसमें देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई खास समस्या थी, क्योंकि एक चीज़ अगर ज़िंदगी में आप तय कर लेना कि मेरे पास वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं, वक्त इस्तेमाल करने के लिए, तो हर चीज़ के लिए वक्त निकल जाता है। देखिए, किताबें जो हैं आसानी से नहीं लिखी जाती, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। और पढ़ने में चाहे जितना आसान लगे, अगर अच्छी किताब हो तो बहुत पसीना है उसके पीछे, बहुत पसीना है, और कोई भी रॉयल्टी नहीं है जो पसीने के नज़दीक भी आ सकती। और ना ही मैं समझता हूँ कि कोई भी ऑथर, बहुत कम लोग होंगे जो रॉयल्टी के लिए लिखते होंगे। रॉयल्टी के लिए खैर मैं तो नहीं लिखता था, क्योंकि जो भी खाना पीना था वो अपने नौकरी से तो आ ही जाता था, आराम से आ जाता था, राइट। हम कोई बड़े घर के से नहीं आए थे, तो हमारे लिए उतना बहुत था। तो किताब जो थी वो इसलिए थी कि कुछ मैं एक ऐतिहासिक इंटरप्रिटेशन छोड़ जाऊं या समझाऊं जिससे आपको पास से फ्यूचर नजर आए और अभी की जिंदगी को समझने में, अभी की जिंदगी में कुछ सहूलियत मिले। मेरी पिछली 3 किताबें हैं, वो हैं गांधीज हिंदुइज्म, द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम, सारी ब्लूम्सबरी की हैं। अगर आप, और देखिए एक बात तो समझ लीजिए, आप किसी भी होटल में आज चले जाइए तो किताब का दाम और 2 कॉफ़ी का दाम है। 2 कॉफ़ी के लिए तो आप आराम से दे दोगे, किताब के लिए वो 500 रुपया नहीं निकलता है। ये मेरी समझ में नहीं आया, कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए हैं। और अगर आप बुरा ना माने तो ये शब्द ज्ञान पे मैं एक कहानी, बहुत कहानियाँ आरिफ ने बताई, मैं भी एक कहानी बताऊंगा। जी बिल्कुल। लेकिन पहले ये किताब के बारे में आपको कह दूँ, गांधीज हिंदुइज्म अगर आप नहीं समझेंगे तो हिंदुइज्म और हिंदुइज्म का मतलब क्या है और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो नहीं समझ पाएंगे। सुबह बात हो रही थी सूफीज़म की, गांधी एक हिंदू सूफी भी थे। तो निज़ामुल मुल्क करके थे 12वीं सदी के, और उनकी जो किताब है रूल्स ऑफ गवर्नेंस, मैं समझता हूँ बहुत कम किताबें हैं इतिहास में जो गवर्नेंस के ऊपर, उनका नाम ही है निज़ामुल मुल्क का द आर्ट ऑफ गवर्नेंस। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी, कहता है कि आई लाइक सूफिज्म नॉट बिकॉज इट इज स्पिरिचुअल बट बिकॉज इट इज प्रैक्टिकल। सूफिज्म समझौता है,
बातचीत है, एक दूसरे को मतलब दूसरे की बात समझना है, अपने आप को सुपीरियर नहीं बनाना है कि मेरा ही मजहब है, नहीं, सबका है। कुरान में अल्लाह को क्या कहते हैं? रब्बुल आलमीन, सबका अल्लाह है, आपका भी है, मेरा भी है। कहीं पे ये नहीं लिखा है कुरान में कि अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन है। सारे कायनात के रब हैं, तो ये आपके भी रब हैं। अगर हैं तो ठीक है, वे मरने के बाद जब उसके दरबार में जाएंगे तो देख लेंगे, अभी झगड़ा करने की क्या जरूरत है? तो ये बातें जो है ना, इसलिए अब जो किताबें हमने लिखी जब तक, और द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम, कि जिन्ना ने कैसे इस्लाम को बर्बाद किया, क्योंकि किस लिए? उसका श्लोक सारा पाकिस्तान जो है ये गलत मुसलमान के लिए नहीं बना, एक डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ इस्लाम के लिए बना। अच्छा, वो क्या था? आपने कहा, और जब मैं थोड़ा बहुत भी सोचता हूं मैं हैरान रह जाता हूं, इस्लाम इज इन डेंजर, इस्लाम खतरे में है। अभी भी लोग कहते हैं अरे बेवकूफ गधे, अगर तुम्हें ईमान है और तुम समझते हो एक मुसलमान के जरिए कि मेरा मजहब ईमान और मेरा ईमान पुख्ता है, तो अगर ईमान पुख्ता है तो ईमान खतरे में कहां से हो सकता है? क्या बात। मुसलमान खतरे में हो सकता है, मुसलमान एक्सीडेंट के खतरे में भी हो सकता है, हिंदू खतरे में हो सकता है, लेकिन इस्लाम और हिंदुइज्म कैसे खतरे में हो सकती है? तो आपने तो एक स्लोगन बनाया जिसके ऊपर आपने हमारे सारे वतन को 100 साल 200 साल के लिए बर्बाद किया। मैं खैर इस पे अलग विषय हो जाएगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जिन्ना perhaps understood freedom, he never understood independence, और इसीलिए आज तक पाकिस्तान गुलाम मुल्क। तो ये सब बातें, जब मैं वो किताब लिख रहा था मुझे गांधी हिंदुइज्म समझने के लिए 5-7 साल लगे। उसके बाद डुलाली साहब एंड द ब्लैक जमींदार। डुलाली साहब अंग्रेज की कहानी है, लेकिन अंग्रेज की जुबानी, और उससे पता चलता है कि उसके जबान और उसके मन में कितना जहर था। और हमने उसकी जबान तो ले ली, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक क्लास बनाया जो उसके जहर को चीनी बना दिया। उसके जहर को चीनी बना के, और हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में 60-70 साल इसको चीनी बना के बेचा। तो ये किताब उसके बारे में है। और मैं जो अभी किताब खत्म कर रहा हूं उसके बारे में भी बता दूं, वो नई बात होगी, वे नई किताब है, इसके ऊपर मुझे 6-7 साल काम लगे। एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। शायद आप भी कुछ आश्चर्य तो हो गए। और भी आश्चर्य की बात बता दूं, कोई भी मुगल, हुमायूं से लेके, बाबर भी थोड़ा बहुत, हुमायूं से लेके औरंगजेब तक और बाद, बिना ज्योतिषी के पूछे कुछ नहीं करता था। अकबर के जमाने में ब्राह्मण ज्योतिक राय बनाया जाता था, और ज्योतिषी को पूछने का मतलब ये नहीं कि मुझे ताज किस वक्त लेना है, वो तो औरंगजेब ने भी बिना पूछे ताज नहीं लिया। सुबह सबसे पहली मीटिंग उसकी ज्योतिषी के साथ होती थी कि दिन का जो शेड्यूल है उसमें किसको रखें किसको ना रखें। तो जब देखिए यही फर्क था, अंतर था कि इन्होंने यहाँ के कल्चर से अपने आप को, हुमायूं के ज़माने में उनकी जो करिकुलम थी उसमें, आपने हिंदी के शब्द की ना, वहाँ पर लिखा है हिंदवी स्टडीज़, क्योंकि आपको यहाँ रहना है तो समझना पड़ेगा। अब जो सुबह झरोका होता था, ये शब्द झरोका ही इस्तेमाल होता था, कोई फारसी का शब्द नहीं इस्तेमाल है, और उसको कहते हैं आनंद झरोका।
खुशी का चरोग। तो ये जो सारा जबान बदला गया, ये बदला गया, तो काफ़ी लंबी एक कल्चरल इतिहास है जिसको कम से कम हमें समझना चाहिए। अकबर साहब, एक असुविधाजनक प्रश्न आपसे माफ़ी के साथ पूछ रहा हूँ। अगर आज आपको अवसर मिले तो आप 1990 में लिखी अपनी किताब नेहरू एंड मेकिंग ऑफ इंडिया को रिवाइज करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मेरे मन, क्योंकि आप गांधी के हिंदुइज्म को समझ आपने- रहे हैं, आप आपने- जिन्ना के नहीं, इस्लाम नहीं, पर चले गए नहीं, हैं, नहीं, तो नहीं। नेहरू के क्योंकि- बारे में आपकी अब भी वही राय है जो आपकी किताब में? बिल्कुल, कि राय में क्या जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधान थे, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। उनकी देखिए, सिर्फ महान आदमी ही महान गलतियां करता है। वो 1962 किसी और से नहीं होता। अगर कोई और होता ना तो उतनी महान गलती भी नहीं होती। तो आप जाइए, थोड़ा बहुत मेरा भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा बहुत नहीं, कुछ है, और कोई छुपी बात नहीं है, क्योंकि पब्लिक में प्रधानमंत्री भी आए थे। दिल्ली जाइए तो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम है जी। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का स्क्रिप्ट वे मेरा भी शामिल है, उसमें जवाहरलाल नेहरू के लिए इज्जत है पूरी, और ये सरकार ने बनाई है। तो ये सरकार इतिहास को बदलना नहीं चाहती है, इस सरकार जो है भविष्य बनाना चाहती है। भविष्य झूठ पे नहीं बनता है, भविष्य सच्चाई पे बनती है, और सच्चाई को समझने के लिए हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। आपने इतिहास की बात कर दी अकबर साहब, एक अचानक से सवाल मेरे मन में आ गया कि क्या इतिहास, आपने कहा इतिहास नहीं बदलना चाहती, क्या हिस्ट्री राइटिंग के टेम्पलेट को बदलने की जरूरत है? नहीं, देखिए क्या हो जाता है, आपकी बात में बहुत दम है, प्रश्न में बहुत दम है। टेम्पलेट तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे आप कोई भी, आप समझें कि मेरी किताब या किसी भी की किताब जो 1990 में लिखी है, अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो सिर्फ इतना है कि उस समय के बाद अगर कुछ नए रिकॉर्ड्स मिले, अगर कुछ आर्काइव से नया मिला, क्योंकि आर्काइव में छुपा रहता है। अच्छा, हर बात तो कोई भी ऑथर चाहे जितना भी पढ़ो कहे कि मैंने सारी पेपर्स पढ़ लिए, जितना मैंने पढ़ा है शायद कम लोग पढ़े होंगे, लेकिन मेरी क्या, मैं बेवकूफ़ थोड़ा हूँ कि मैं कहूँ कि मैंने सारे आर्काइव्स पढ़ चुका हूँ। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ, बहुत लोग जब किताब मेरी पढ़ते हैं उनके कारण कुछ और होते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म करने के लिए बहुत देर तक बहुत मेहनत करनी मेहनत पड़ती है। करते हैं, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में मेरे सोर्स है। तो आप सोर्स से झगड़ा कीजिए ना, मुझसे क्यों झगड़ा करते हैं? नहीं, आमतौर पे ये धारणा रहती है ना कि आप उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, सांसद थे, तो नेहरू जी के प्रति आपने उनको एक मॉडर्न इंडिया का ये बनाया होगा। अब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो अब की जो आपकी सोच है या उस समय की जो सोच थी उसमें थोड़ा बदलाव तो जाहिर तौर पे आया होगा, तभी कांग्रेस छोड़ी आपने। नहीं, कांग्रेस छोड़ी क्योंकि कांग्रेस के करतूत से, जवाहरलाल की वजह से थोड़ी छोड़ी। और अच्छा, जवाहरलाल गुजर गए थे, मेरी उम्र 12 बरस की थी, 13 बरस की थी। तो वो तो जैसे मैंने किसी के बारे में लिखा हो, राइट, उसके बारे में भी मेरा हक है लिखने का। गांधी जी तो 1947 में 48 में गुजर गए थे, नहीं तो क्या मेरा हक नहीं होता है गांधी जी पे लिखने का? लिखा ही है आपने। लिखा है, 2 किताबें हैं। तो मैं तो जो हमारे देश के या इस सदी के, पिछली सदी के जिन्होंने अपनी जीवन दे के देश बनाया है, उनको कहीं ना कहीं तो हमारा सर उनके सामने झुकना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। अकबर साहब, आपकी अनुमति हो तो हम कुछ प्रश्न सामने बैठे, क्योंकि संवाद है, तो कोई प्रश्न अगर अकबर साहब से पूछना चाहते हो? हाँ, प्रश्न पूछिएगा, कृपया सलाह मत दीजिएगा। माइक सलाह देने का काम सिर्फ एडिटर का होता है।
ऑफिशियली हम अभी उस पर काम कर रहे हैं कई लोग। आप तो पूछते ही रहेंगे, अभी आप रुकिए सर, आप तो हमारे घर के आदमी हैं, रुकिए, सब लोग घर के ही हैं, पर वो लोग खड़े हैं, वो उनको माइक दे दीजिए प्लीज, उनको दे दीजिए, पहले वो खड़े हैं, है ना, आप नजदीक होने का लाभ उठा लिया आपने। हाँ, आपके पास आएंगे। अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम डॉक्टर प्रेम प्रकाश है और मैं सबसे पहले एमजे अकबर साहब का स्वागत करता हूं कि धन्यवाद। आपने दैनिक जागरण के बिहार संवादी कार्यक्रम में आकर अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं और यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं आपके सर प्रश्न पे आ जाइए, धन्यवाद। हाँ सर, प्रश्न है और कि सर सुनिए एक बात, मेरा समय इतना बहुमूल्य नहीं, आपका समय भी उतना ही मूल्य है। समय तो सबके लिए बहुमूल्य है। प्रश्न मेरा है सर कि मैं आपकी जो भी आप संवाद कर रहे हैं तो मैं बहुत गौर से सुन रहा हूँ, शायद सभी गौर से सुन रहे होंगे, लेकिन मुझे एक नोटिस करने को मिला कि आपने प्रधानमंत्री जी का अनुत्तोदय कार्यक्रम के बारे में प्रशंसा की, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सभी लोग जानते होंगे कोर्ट का मामला आ गया है कि ये जो योजना जो है अनुत्तोदय या राशि देने की जो बात है वो जनता को नकम्मा बना रही है। तो क्या कहाँ तक किस हद समझ तक गए है? सर, नहीं नहीं समझ गए सवाल आज आपका। आपसे मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूँ। आप किसी दिन ऐसा करें ना, इस प्रश्न को पूछने के पहले प्लीज सबसे मेरा अनुरोध, सबसे ऐसा प्रश्न करने के पहले आप 2 दिन खाना मत खाएं, 2 दिन खाना मत खाइए, प्लीज प्रश्न पूछिए। आप बोलिए। सर नमस्कार, राकेश हूँ मैं। बहुत ही बेहतरीन बात कही कि सर हमारे पास 500 रुपये जो है किताबें खरीदने के लिए जो है बहुत मुश्किल से वो निकल पाता है। उसी संदर्भ में है बिहार से जो है एक बहुत अच्छी खबर सर निकल के आई, जीविका दीदी की लाइब्रेरी बिहार के 32 जिले के 100 प्रखंडों में सर जो है चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की है कि सभी 8000 पंचायतों में ऐसी जीविका दीदी की लाइब्रेरी जी होगी। प्रश्न पे आ जाइए, प्रश्न समय ये थोड़ा है कम सर, है। मेरा प्रश्न ये है सर, गरीबी पे भी बात आपने रखी सर कि शिक्षा का जो है बिहार की जो गरीबी है, जो पीढ़ीगत गरीबी है, उससे निकलने के लिए ऐसी जो पहल है सर, लाइब्रेरी जो है जो हर एक पंचायत में होगी, उस पे सर आपकी क्या भाई टिप्पणी मैं है आपको उसका? बस हाँ, इनसे धन्यवाद। एक मिनट में, हाँ सर दे दूं क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसका जवाब जो है मैं थोड़ा सा लंबा दूंगा, मतलब पर्सपेक्टिव में दूंगा। आपने आरिफ कह रहे थे बहुत इब्न सीना के बारे में वगैरह वगैरह का, यहाँ पर इब्न बतूता भी आए थे और वो आए थे महमूद गजनी के साथ। तो वो क्योंकि हाँ, तो वो क्योंकि स्कॉलर थे और बहुत ही महान स्कॉलर थे अपने ज़माने के, तो उन्होंने कहा कि ये देश जो है, ये देश को मुझे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस देश को समझने के लिए उन्होंने संस्कृत सीखा, 3 साल रहे, संस्कृत सीखा, इस समाज में रहे और फिर उन्होंने लिखा। तो एक कुआं जो स्टेप वेल होता है उसको क्या हिंदी में कहेंगे, जिस सीढ़ी से हम निकलते हैं ना, कुआं था, बावड़ी। हाँ बावड़ी, बावड़ी। तो बावड़ी देखे और बावड़ी देख के हैरान हो गए कि देखो इसका पानी साफ रखने के लिए क्या पुलिस का इस्तेमाल होता है, फिजिक्स का इस्तेमाल होता है, साइंस का इस्तेमाल होता है। तो ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर हमारे पास, हम सेंट्रल एशिया से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, अगर हमारे पास थोड़ा सा भी इतना अकल होता तो हम अपनी पानी की समस्या का हल निकाल लेते हैं और कहाँ से कहाँ आगे पहुँच जाते हैं। और फिर एक प्रश्न पूछते हैं, जिस प्रश्न को हम कभी 1000 साल हो गए, अगले 1000 साल नहीं भूलना चाहिए। और ये प्रश्न लाइब्रेरी से संबंध रखता है कि वो कह रहे हैं कि एक बात तो मुझे समझ में नहीं आती है, ये कौम जो है, ये लोग जो हैं इतने आगे हैं, लेकिन हम 5000 घुड़सवार लाते हैं अफगानिस्तान से और फतह कर लेते हैं, ये कैसे होता है। इसका जवाब उन्होंने दिया, ये नहीं कि हिंदुस्तानी के पास ये
ताकत नहीं थी, या यहाँ का तलवार जो था दुनिया भर में तलवार बिकता था, हिंदुस्तान के स्टील का। तो वो कहे इसका कारण है। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जिन्होंने ज्ञान को पारिवारिक बना दिया है। वो ये भूल गए हैं कि ज्ञान उसी वक्त बढ़ता है जब ज्ञान को आदमी बांटता है। आखिरी प्रश्न है, आप बोलिए। वो मैं, हाँ बिटिया बोलो, आवाज आ जाएगी। हाँ चलिए, आ गया आपके आने से रोशनी आ गई। गुड आफ्टरनून सर। आवाज नहीं आ रही है। हाँ चलो, आई कैन हियर यू, चलो। गुड आफ्टरनून सर। आई एम सौम्या वर्मा एंड स्टूडेंट ऑफ पटना वुमेन्स कॉलेज। राइट। सर, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपने इतने सालों तक काम किया पत्रकारिता में, तो आपने बोला कि डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपसे डेडलाइन मिस हो गया कुछ प्रिंट करते समय? ये ना जनता की आवाज, कौन झगड़ा करेगा। सर, ऑल्सो आई एम a student of mass communication. Oh, wonderful. And I can tell you, you'll have a great career. The first principle in journalism is to find the right question. Much later do you find the right answers. तो आपका, अगर मैं कहूँ कि मैंने कभी डेडलाइन नहीं तोड़ा है तो ये बिल्कुल गलत होगा। लेकिन एडिटर और सब एडिटर में एक अंतर होता है। एडिटर के लिए डेडलाइन आधा घंटा बढ़ा दिया जाता है। ये इनसे पूछ लो, इनके साथ भी यही होता है। लेकिन जब तक आप सब एडिटर हैं, वो डेडलाइन है, एडिटर हैं, तो माहौल से माफ़ी मिल जाती है। एक सवाल मैं अगर नहीं पूछूंगा तो मेरे मंच के साथ अन्याय हो जाएगा। अकबर साहब, हिंदी का मंच है, आप अंग्रेजी के संपादक थे, आपने अंग्रेजी की पत्रकारिता की, आपने हिंदी के रिपोर्ट्स को अंग्रेजी में प्रकाशित करने की परंपरा क्यों शुरू की? मुझे याद है एक रिपोर्ट यहीं बिहार की धरती से जुड़ा हुआ है, जयप्रकाश नारायण की अंत्येष्टि हो रही थी और मुरारजी देसाई ने कहा था कि इस बुड्ढे को ऐसे ही सब कुछ मिल गया, इसने किया कुछ नहीं। वो रिपोर्ट आपने हिंदी के पत्रकार से करवाई और अंग्रेजी में छापी। तो ये जो भाषाई आपने वो किया, क्योंकि पहले तो अंग्रेजी बड़ी इलीट पत्रकारिता समझी जाती थी बहुत सालों तक, अरे हिंदी वालों को क्या आता होगा, इसको कैसे तोड़ा और ये विचार क्यों आया आपके मन में? इसका प्रश्न का बड़ा सीधा जवाब है, मेरी मातृभाषा ना अंग्रेजी है ना हिंदी है, भोजपुरी है। तो हमारे दादा जो है भोजपुरी बोलते थे, हमारी माँ ज़रूर कश्मीरी थी, तो उर्दू का लहजा भी घर में आ गया। लेकिन हम लोग जिस मोहल्ले में रहते तिलनीपाड़ा में, तो इसीलिए मैंने अंग्रेज़ी को सीढ़ी तो बनाया, ऊपर चढ़ने के लिए अंग्रेज़ी को सीढ़ी बनाया। अंग्रेज़ी से प्रेम भी हो गई, अंग्रेज़ी थोड़ा बहुत सीख भी लिया, लेकिन अंग्रेज़ी को कभी मैंने सुपीरियर नहीं समझा। जैसे कुछ लोग हिंदी से ऊपर आते हैं, गुजराती से ज़्यादा कामयाबी आज के कहाँ है। और गुजराती से के ऊपर इतिहास में चले जाते हैं। तो अंग्रेज़ी तो एक छोटी मोटी एक भाषा ही है, उससे ज़्यादा नहीं। पर कभी आपके न्यूज़ रूम में रेजिस्टेंस नहीं आया अकबर साहब कि आप हिंदी की रिपोर्ट नहीं, छाप मैंने दें? बहुत लोगों को जर्नलिस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंट लिखा जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती थी। अच्छा। लेकिन खबर सुनने की अकल थी। हमें खबर से मतलब है, ज़बान से नहीं। ज़बान का कारखाना तो मेरे पास था, खबर के बीज मेरे पास नहीं थे। एक मिनट, जगदीश जी इनके पुराने हमारे बहुत पुराने सहयोगी। हाँ ठीक है, वो हिंदी से थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुरारजी देसाई वाले भी मुझे याद है, संतोष भारती जी की स्टोरी। हाँ। और कोई सवाल?
वो एक, हाँ वो इनको दीजिए, वो जो लेडी हैं, लास्ट क्वेश्चन। आप वहीं रहिए, माइक पहुंच जाएगा आपके पास। नमस्कार। वालेकुम सलाम। हेलो। हाँ, सर, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रही, सर्किल ऑफिसर रही, और तमाम महिलाओं को किसी ने भी पूछा कि 500 आप ये क्यों दे रहे हैं, तो मैं 200 रुपये जो पेंशन देती थी सर, तो उसके बच्चे उसको माँ बाप को देखते थे। तो ये एक बहुत बड़ा ऐड था जो हम लोग सरकार की ओर से दिया। सवाल मैम, और सवाल। मेन सवाल ये है सर कि आने वाले 15 दिनों के बाद नारी सशक्तिकरण दिवस मनाया जा रहा है। आज नारियों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं सर, क्यों नहीं उसका, तो आप सरकार में है सर, आपसे अनुरोध होगा मेरा कि तुरंत फास्ट ट्रैक से उसका निपटारा किया जाए और रेप, बलात्कार, छेड़खानी सब पर रोक लगे सर। नहीं बिल्कुल, आपसे आपके प्रश्न में ही जवाब है, बिल्कुल जवाब। और मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आपको आधुनिक युग में आना है तो औरतों के खिलाफ जो जुल्म होता है वो नहीं, सब अब नहीं सह सकते। बहुत धन्यवाद अकबर साहब।